हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के मतलब इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्लास 10th में सभी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। शुरुआत से ही अगर आप तैयारी करते चलें तो बाद में फिर एग्जाम फियर होता है, जो परीक्षा का दबाव होता है, उससे आप बच सकते हैं। हर चैप्टर को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपका जैव प्रक्रम का पूरा कंप्लीट हो करा दिया गया है और उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर मैंने आपको बोला था कि चैट के माध्यम से या आप हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल तक क्वेश्चन करा दिया गया था, आई होप आप सभी ने नोट किया होगा। आज क्वेश्चन आप बोर्ड से नोट करेंगे और उसके बाद जैसे हम कर रहे थे सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को नोट करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, उसके ऑप्शंस को देखेंगे और उसके बाद अपने आप से एक पेंसिल से निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर अपने आंसर को मैच करेंगे सही आंसर से। फिर देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है या नहीं, और अगर नहीं क्लियर है तो फिर उस टॉपिक को आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, यहाँ पे किस जगह पे ये घटना होती है उस पोजीशन को पूछा गया है, वो लोकेशन कौन सी है वो पूछा गया है। तो छोटी क्लास में ये आपको नहीं बताया गया था, पर क्लास 10th में जब जैव प्रक्रम आप पढ़ रहे थे तो श्वसन की प्रक्रिया के बारे में आपको क्लियर बताया गया था कि ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, जो सभी प्रकार के जीवों में एक समान होता है, जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में, जो 3 मॉलिक्यूल का कार्बन का अणु है। इसके आगे की प्रोसेस डिपेंड करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति पे या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पे। तो यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो ऐसी प्रक्रिया श्वसन की वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, और यदि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसे हम अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तीसरे प्रकार का श्वसन होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो मनुष्यों के अंदर पाया जाता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल आपका ईस्ट है। जो तीसरे प्रकार का श्वसन होता है वो होता है ऑक्सीजन के अभाव में, ये भी मनुष्यों में पाया जाता है, और इसी के बारे में आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में क्लियर ये पूछा गया है कि जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, यानी जब ऑक्सीजन ऐसी जगह पे हम पहुंच जाएं, चाहे वो बीमारी की स्थिति में हो या ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, या हमारी मांसपेशियां ऑक्सीजन ना पा रही हो, मतलब ऑक्सीजन का उनको पर्याप्त जितना ऑक्सीजन चाहिए हमें श्वसन के लिए उतने ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पा रही हो और टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो उस समय पे पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। ये प्रक्रिया कौन से पार्ट में होती है, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्जी बॉडी में? ये क्वेश्चन आपका है, तो इसमें बहुत सोच समझ के टिक का मार्क लगाएंगे। पहला तो है आपका कोशिका द्रव्य, दूसरा है हरित लवक, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है गोल्जी बॉडी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप सभी सोचेंगे। सही आंसर क्या है? साइटोप्लाज्म। सही आंसर क्या है? साइटोप्लाज्म। अब अपने आंसर से आप मैच करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने माइटोकॉन्ड्रिया भी निशान लगाया होगा, है ना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो दूसरा चरण श्वसन का होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन इस जगह पे जिसने माइटोकॉन्ड्रिया लगाया है वो आंसर उसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों वायवीय श्वसन का दूसरा चरण कंप्लीट होता है, और जब ये
ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, तब ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो आंसर क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सही आंसर है, साइटोप्लाज्म। When there is lack of oxygen, breakdown of pyruvate, pyruvate क्या है? एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। Takes place in cytoplasm of muscle cells leading to the formation of lactic acid। और इसी लैक्टिक एसिड के accumulation के कारण मसल्स में क्या होते हैं? मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में, क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेम द फॉलोइंग, मतलब आपको अलग अलग सेंटेंसेस में एक एक घटनाएं दिखाई गई हैं, इनका एक शब्द में हम क्या कहते हैं ये आपको करना है। ए है the process in which plants that links light energy with chemical energy। उस घटना के बारे में पूछा जा रहा है जिस घटना में, जिस प्रक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, वो रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, मतलब उस प्रक्रिया का आपको नाम लिखना है। बी में ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, एक शब्द में उन्हें हम क्या कहेंगे? सी है द सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स, ऐसा कोशिकांग जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, उस कोशिकांग का आपको नाम लिखना है। डी है सेल्स दैट सराउंड्स अ स्ट्रोमेटल पोर, पर्णरंध्र को कवर करने वाली सेल का नाम आपको लिखना है। पिछले कुछ क्वेश्चंस में इनके बारे में चर्चा हो चुकी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बच्चों, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से दोहराव की या रिवीजन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ई, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे जीवों का नाम लिखना है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। एक शब्द में हम उन्हें क्या कहते हैं, यही हमें लिखना है। और एफ है एन एंजाइम secreted from gastric glands in stomach that acts on proteins, यानी उस एंजाइम का नाम लिखना है जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित की जाती है हमारे पेट के अंदर, जो एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होती है। तो अब सभी बच्चों ने अपनी तरफ से आप लिखने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर हम आंसर देखेंगे और मैच करेंगे कि क्या सबने सही लिखा है या सबने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक करी है। सभी बच्चे अपनी तरफ से वन वर्ड में नेम द फॉलोइंग करेंगे। सभी बच्चे इस सेंटेंस के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जा सकता है उसको उसके सामने लिखेंगे। देखते हैं सभी बच्चों ने क्या आंसर्स लिखे। ऑप्शन नंबर ए में वन वर्ड आ सकता है फोटोसिंथेसिस। कनेक्ट करेंगे द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑर्गेनिजम्स बी देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स या स्वयंपोषी, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं।
लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? हरित प्लवक कहते हैं। द सेल्स ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन से कोशिकांग में होती है? पौधों में हरे भाग में पाए जाने वाले हरित लवकों में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया परफॉर्म होती है। सेल्स दैट सराउंड्स अ स्टोमेटल पोर, यानी पर्णरंध्र को कवर करने वाली जो सेल्स होती हैं उन्हें हम रक्षी कोशिकाएं या गॉड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? रक्षी कोशिकाएं। कल हमने रक्षी कोशिकाओं के खुलने और बंद होने का, ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा की होती है उसमें आपने वो वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी आपने रक्षी कोशिकाओं का मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था। तो वो स्टोमेटल के पोर के ऊपर की तरफ होती है। हेटेरोट्रॉफ्स, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। An enzyme secreted from gastric glands in stomach that acts on proteins. प्रोटीन्स पे काम करने वाली जो एंजाइम होती है उसका नाम क्या होता है? पेप्सिन। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे आराम से। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोगों का जो हम एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये थोड़ा दूसरे तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के अंदर में पूछे जा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे and carbon dioxide during night. Do you agree with this statement? Give reason. सभी प्लांट्स दिन के समय में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और सहमत हैं अगर तो इसका कारण दीजिए, अगर असहमत हैं तो भी उसका कारण दीजिए। प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और उसके बाद फिर अपने मन में क्वेश्चंस का आंसर समझेंगे। अपनी कॉपी में आप आंसर अपने आप से नहीं लिखेंगे, आंसर को एक बार देखेंगे बोर्ड में, उसके बाद ही आप लिखेंगे। आपस में चर्चा भी कर लेंगे। सभी बच्चे आपस में आप पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, सभी पौधे ऑक्सीजन देते हैं ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, यानी कि सभी प्रकार के पौधे दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय में वे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो कारण दीजिए। क्वेश्चन सभी बच्चों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है। बहुत सारे बच्चों को क्या लग रहा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। स्टेटमेंट सही होने में और आपको सही समझने में थोड़ा सा फर्क हो सकता है बच्चों। स्टेटमेंट ऊपर जो दिया गया है ये स्टेटमेंट आपका गलत कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्लियर ये लिखा हुआ है ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे,
मतलब इस सेंटेंस का कहने का ये है कि दिन के समय केवल ऑक्सीजन देता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता। ये सेंटेंस का मतलब है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज प्लांट्स रेस्पायर एवरी टाइम। जो पौधे होते हैं या जितने भी जीव हैं बच्चों, वो सभी के सभी निरंतर जन्म से लेकर के मृत्यु तक श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं। इस प्रक्रिया से प्लांट्स भी, पौधे भी अछूते नहीं हैं। पौधे भी इसी प्रकार निरंतर श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं। और श्वसन की प्रक्रिया में आप सभी ने देखा है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये केस पौधों पर भी लागू होता है, पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। लेकिन पौधे हमें ऑक्सीजन कैसे दे पाते हैं? पौधे हमें ऑक्सीजन केवल इसलिए दे पाते हैं क्योंकि दिन के समय में पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो किस में हो सकती है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पॉसिबल है। तो लिखेंगे द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी उक्त कथन असत्य है क्योंकि बिकॉज प्लांट्स रेस्पायर एवरी टाइम, पौधे हमेशा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, एंड एक्सपेल, और कार्बन डाइऑक्साइड हर समय वो रिलीज करते हैं। बट लेकिन दे गिव आउट ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन भी देते हैं ओनली इन द डे टाइम, लेकिन वो दिन के समय में केवल ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि केवल प्रकाश की, सनलाइट की, केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को सभी बच्चे नोट करेंगे और इसको हिंदी में भी आप नोट कर लेंगे। अगर जिसको हिंदी में नोट करना है वो मेरी आवाज को सुन करके इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखने के लिए आप लिखेंगे, यह कथन, उक्त कथन असत्य है या उक्त कथन गलत है, बिकॉज यानी कि क्योंकि प्लांट्स रेस्पायर एवरी टाइम, पौधे हमेशा हर समय श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं उस समय पर। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती रहती है, उस समय पर वो ऑक्सीजन भी रिलीज कर सकते हैं, बट दे गिव आउट ऑक्सीजन ओनली इन द डे टाइम, इसलिए वो केवल दिन के समय में ही ऑक्सीजन हमें दे पाते हैं और रात के समय में वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, है ना। क्योंकि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। उस समय पर क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, तो दिन के समय में जो वो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो वापस से यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, और रिलीज होने वाली गैस जो है वो ऑक्सीजन होती है। तो हम ये कहते हैं कि पेड़ पौधे हमेशा हमें प्राण वायु देते हैं या हमें ऑक्सीजन देते हैं। और इस कथन से आप रिलेट कर सकते हैं अपने घरों में दैनिक तौर पर जो आपको रोका जाता है कि रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, उसका रीजन आपको आज समझ में आ गया होगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को हमारे बड़े जब किसी चीज के लिए रोकते हैं तो वो केवल रोकते हैं और उसके पीछे का जो कारण है वो शायद उन्हें नहीं पता होता या वो साइंटिफिक रीजन बता पाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन यदि अगर कुछ बड़े कह रहे हैं तो बच्चों उस बात को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मान लेना चाहिए
क्योंकि विदाउट एनी लॉजिक जो पहले से पुरानी बातें जो कही जाती हैं उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है, लॉजिक होता है। अगर कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग आपसे ये कह रहा है कि रात के समय में पेड़ों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, रात के समय में पेड़ के पास नहीं जाओ बेटा, पेड़ सो गए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि पेड़ सोते तो नहीं है, पेड़ सोते तो नहीं है, लेकिन रात के समय में जो वो श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहे हैं, और इसीलिए आपके बड़े बुजुर्ग नहीं चाहते कि आप पेड़ पौधे के पास जाएं, क्योंकि हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और पेड़ पौधों के पास जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें ऑक्सीजन की जगह पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उस सांद्रता वहां आसपास में होगी, है ना। तो हम अपने वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को यूज करते रहे, पेड़ के पास जाएंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, इसलिए ही बड़े बुजुर्ग हमेशा रात में पेड़ के पास जाने के लिए मना करते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ भी बड़े समझा रहे हो, आपकी ये उम्र है बच्चों कि आपको लगता है कि हर चीज का आंसर पता होना चाहिए, तो आप एक बार कोशिश करें। ज्यादातर पेरेंट्स तो आजकल पढ़े लिखे हैं जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं, और अगर कोई बुजुर्ग ऐसा है जो बता रहा है पर उसको एग्जैक्ट इसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता, फिर भी वो बता रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में एज इट इज ट्रांसफर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ऐसा करना चाहिए, तो इसके पीछे रीजन होता है। हमारी संस्कृति बहुत अनमोल है और बहुत सारी चीजें हमें बहुत पहले से ही पता है ना। जो हम साइंस अभी पढ़ रहे हैं हमारे भारत देश में, इसके लिए पहले से ही बहुत एडवांस्ड साइंस था उस टाइम पर। क्वेश्चन है, हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। इसके बारे में एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी हमने किया है। अब आज हम आंसर में इसको लिखेंगे कि कैसे रक्षी कोशिकाएं जो होती हैं वो पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को चलाती हैं, नियमित करती हैं, कैसे उसे रेगुलेट करती हैं। तो क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करेंगे और उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे, ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स इज फैसिलिटेटेड बाय द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड गॉड सेल्स। ओपनिंग ऑफ गॉड सेल्स मतलब रक्षी कोशिकाओं का जो खुलने की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, जब गॉड सेल्स के अंदर वाटर की एंट्री होती है। तो क्या होती है, जब गॉड सेल्स के अंदर वाटर की एंट्री होती है तो दिस मेक द गॉड सेल बिकम टर्जिड। तो जब किसी चीज में पानी भर जाता है तो वो क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है। जैसे हम कोई भी चीज रात में पानी में भिगा देते हैं तो सुबह आपको चने फूले हुए मिलते हैं, दालें फूली हुई मिलती हैं, किशमिश फूली हुई मिलती है, उसी तरह से गॉड सेल्स में भी पानी जब भर जाता है तो रक्षी कोशिकाएं भी स्वेल अप हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, फूल जाती हैं। क्लोजिंग ऑफ गॉड सेल इज, यानी कि गॉड सेल के बंद होने की जो प्रक्रिया है, फैसिलिटेटेड बाय वाटर कमिंग आउट ऑफ गॉड सेल्स। यानी रक्षी कोशिकाओं की जो बंद होने की प्रोसेस है वो होती है जब रक्षी कोशिकाओं से पानी जो है वो बाहर आ जाता है। दिस विल मेक द गॉड सेल्स फ्लैक्सिड। और जब गॉड सेल से पानी बाहर आ जाता है तो ये क्या करता है, ये कोशिका को शिथिल कर देता है, एक तो फूला हुआ और एक सिकुड़ा हुआ। तो फ्लैक्सिड का मतलब ढीला कर देता है, शिथिल कर देता है। एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड गॉड सेल्स विल मेक द सेल टर्जिड लीडिंग टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जब गॉड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं तो वो स्टोमेटा की ओपनिंग करवाती हैं। सिमिलरली सेल बिकम फ्लैक्सिड व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ गॉड सेल्स, दिस लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। है ना, सभी बच्चे इसको इंग्लिश में नोट करेंगे और हिंदी वाले बच्चे मेरी बात को सुनकर, मेरी आवाज को सुनकर के आंसर लिख सकते हैं। लिखेंगे,
रक्षी कोशिकाओं का खुलना रक्षी कोशिकाओं के अंदर पानी भरने के कारण होता है। जब रक्षी कोशिकाओं में पानी भरता है तो वो कोशिका स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, और रक्षी कोशिकाओं के बंद होने की प्रक्रिया रक्षी कोशिकाओं से पानी बाहर आने के कारण होती है, जिसके कारण जो कोशिका है वो फ्लैक्सिड यानी कि शिथिल हो जाती है। Entry of water inside God cells will make cells turgid and leading to the opening of stomata. गॉड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है तो कोशिका जो है वो स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, और यही रीजन है कि पर्णरंध्र के खुलने की प्रक्रिया में गॉड सेल्स में यानी रक्षी कोशिकाओं में पानी भरा हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार से कोशिका जब शिथिल हो जाती है, सिमिलरली सेल बिकम फ्लेक्सिड व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स, दिस लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। और जब रक्षी कोशिकाओं में से पानी बाहर आ जाता है तो उस समय पे रक्षी कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं, और यही कारण होता है कि पर्णरंध्र उस समय बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं आज के सेशन में, तो एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे। Question है, two green plants are kept separately in oxygen-free containers, one in the dark and the other in continuous light. Which one will live longer? Question है, ये तो प्रश्न है, इसको आप अपने घर में भी एक्टिविटी करके चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में भी एक्टिविटी करके चेक कर सकते हैं। टू ग्रीन प्लांट्स, दो हरे पौधे लेने हैं और उनको अलग अलग रखना है। कहाँ? सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स, मतलब ऐसे बर्तन के अंदर बंद कर देना है। छोटे छोटे पौधे लेने हैं, ऐसे बर्तन के अंदर बंद कर देना है जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। वन इन द डार्क, यानी कि एक को अंधेरे में रख देना है, एंड द अदर इन कंटिन्यूअस लाइट, और एक को ऐसे में रखना है जिसमें निरंतर रोशनी आ रही हो। विच वन विल लिव लॉन्गर, कौन सा पौधा लंबे समय तक जीवित रहेगा? आंसर में देखेंगे, प्लांट्स केप्ट इन कंटिन्यूअस लाइट लिव लॉन्गर। हाँ ना, ये क्वेश्चन मुझे लग ही रहा था सभी बच्चों को आता होगा। प्लांट जो निरंतर रोशनी में रखा गया है वो थोड़े लंबे समय तक जीवित रहेगा, बिकॉज प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्योंकि प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इन केस ऑफ प्लांट केप्ट इन डार्क, CO2 resulting in lack of oxygen and the plant will die earlier, है ना। तो जो श्वसन की जो बेसिक प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया, वो जब डार्क में होगी तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, और श्वसन की प्रक्रिया के लिए पौधों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए क्या होगा, दूसरा वाला पौधा जो है वो जल्दी मर जाएगा, क्योंकि जो पौधा लाइट में है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन खुद से ही बना पा रहा है। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस और उसके आंसर समझ में आए होंगे। जिन बच्चों ने हिंदी में नोट करना चाहा वो मेरी आवाज को सुन करके उन्होंने हिंदी में नोट कर लिया होगा, और जिन्होंने इंग्लिश में नोट करना चाहा उन्होंने स्क्रीन से देख करके इंग्लिश में नोट किया होगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।